हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों के विषय में। अब तक हमने इस लेक्चर सीरीज़ में उच्चतम न्यायालय की काफ़ी सारी अधिकारिताओं को डिस्कस कर लिया है। अपने मुख्य विषय को शुरू करने से पहले हमेशा ही हम 2 लाइन में सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ताकि ये पढ़ते पढ़ते साथ में आप सुप्रीम कोर्ट से संबंधित तथ्यों को भी जान लें और उसके लिए आपको विशेष रूप से समय ना देना पड़े। हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विषय में अनुच्छेद 124 का क्लॉज 7 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 124 का क्लॉज 7 जो खंड 7 है, वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति न्यायाधीश देश के किसी भी अन्य न्यायालय में अभिवचन का कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 124 खंड 7 बताता है कि जो भी सेवानिवृत्त होंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वो देश के किसी भी अन्य न्यायालय में अब वकालत का काम, अभिवचन का कार्य नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि जब वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, तो वो अब किसी भी अन्य कोर्ट में अगर जाकर वकालत का कार्य करेंगे तो उससे उनके पद की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी और ऐसा भी संभव है कि उस वक्त वो निष्पक्ष रूप से उनके मामले में निर्णय ना संभव हो सके, क्योंकि उनकी एक बनी हुई पहचान है जो मामले को जो है विचलित कर सकती है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर और बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विशेष इजाज़त के द्वारा अपील की। अनुच्छेद 136 बात करता है कि किन विषयों में ऐसे क्या प्रावधान है जहां पर बिना किसी प्रमाण पत्र से उच्चतम न्यायालय स्वयं विशेष इजाज़त दे सकता है कि आप आइए और हमारे यहाँ अपील कीजिए। ये उच्चतम न्यायालय की एक बहुत ही विशिष्ट शक्ति है। इस तरीके की शक्ति और किसी भी न्यायालय में नहीं पाई जा सकती। उच्चतम न्यायालय, जैसे हमें पता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है। उसके पास इस तरीके की शक्ति का उपयोग ये है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी कारण से न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उच्चतम न्यायालय को ये समाधान हो जाता है कि यहाँ पर न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और मेरा हस्तक्षेप करना आवश्यक है। उस स्थिति में 136 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय अपील करने के लिए विशेष इजाज़त देता है। उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त से अपील करने के लिए उच्च न्यायालय में वाद का चलना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में अगर कोई वाद चल रहा है, यानी हमने इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या देख ली कि न्यायालय कोई भी हो सकता है, कोई भी न्यायालय, उसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, लेकिन कोई भी न्यायालय या अधिकरण अगर वहाँ कोई भी वाद विचार में चल रहा है, उसका निर्णय आ चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अंतिम विनिश्चय भी संभव है और ऐसा भी हो सकता है कि विनिश्चय अभी अंतिम नहीं आया है बल्कि अंतरिम निर्णय आया है, इंटरलोकेटरी डिसीजन ही केवल आ पाया है। उसका भी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इजाज़त के साथ में, जो विशेष इजाज़त के साथ में 136 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। मामला किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, सिविल, फौजदारी या कोई अन्य विषय, यानी विषयों का भी कोई भी यहाँ पर सीमा नहीं दी गई है। हमने क्या देखा कि देश के किसी भी न्यायालय से मामले को विशेष इजाज़त के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ग्रहण कर सकता है। मामले का चाहे अंतिम विनिश्चय हुआ हो या ना हुआ हो, उससे प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और मामले की विषय वस्तु भी कुछ भी हो सकती है। ये शक्ति किन्हीं भी सीमाओं के अंतर्गत नहीं है। उच्चतम न्यायालय को जैसा भी उचित लगता है, अगर लगता है कि न्याय को प्रदान करने के लिए अपील का उपबंध होना चाहिए, तो वो विशेष इजाज़त के द्वारा अपील को सुनेगा और उसका विनिश्चय करेगा। इस पूरे खंड का, पूरे अनुच्छेद का सिर्फ एक ही अपवाद है, यानी उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से अपील का सिर्फ एक अपवाद है। वो ये है कि देश के जो सेना न्यायालय हैं, वो अगर किसी विषय पर अपना निर्णय देते हैं तो उस विषय को विशेष इजाज़त से उच्चतम न्यायालय विचारित करने के लिए अपने पास नहीं मंगा सकता है। यानी इसका मात्र एक आपको अपवाद देखने को मिलता है, वो सेना न्यायालय है। आपको पता ही होगा कि सेना न्यायालयों का अलग व्यवस्था होती है, वो हमारे जो सिविलियंस के लिए जो न्यायालय हैं उनसे संबंधित नहीं होते। उच्चतम न्यायालय को ये जो शक्ति प्रदान की गई है
इसका मेन कारण क्या है कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ एक विधि का न्यायालय ना होकर के एक साम्य का न्यायालय भी है। साम्य का न्यायालय होने का अर्थ ये है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति को, किसी पीड़ित पक्ष को न्याय विधि के द्वारा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो साम्य के आधार पर भी उस व्यक्ति को, उस पक्षकार को न्याय प्रदान करे। अगर वो उच्चतम न्यायालय सिर्फ विधि से बंधा होता कि जहाँ तक विधि किसी चीज़ के लिए कहेगी तो वहीं तक केवल न्याय देगा, तो हम उसे विधि का न्यायालय कहते हैं। परंतु 136 में दी हुई विशेष पावर सुप्रीम कोर्ट को एक साम्य का न्यायालय बना देती है। अगर आप नहीं समझते हैं कि इक्विटी साम्य क्या होता है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं साम्य की व्याख्या कर दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में जो 136 के अंतर्गत अपील है वो अब तक दी हुई अपील से, यानी कि 132, 33, 34 में जो अब तक अपील दी गई थी उनसे अलग कैसे है। आखिर जब हमने बना दिया था कि कोई संवैधानिक मामला होगा तो आप 132 में अपील कर दीजिएगा, कोई सिविल मामला होगा 133 में, कोई फौजदारी मामला है तो 134 में अपील की जा सकती थी, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, ये किस मायने में अलग है अब तक की दी हुई शक्तियों से। दोनों में अंतर समझते हुए हम इसकी व्याख्या करते हैं ताकि आप सही तरीके से इस बात को समझ सकें। अनुच्छेद 132 से 34 तक में ये आवश्यक हो जाता है कि जो भी विनिश्चय हो वो उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। यानी अनुच्छेद 133, 134 जो सिविल और दंडिक मामलों की बात करता है, वहाँ उच्चतम न्यायालय सिर्फ उन्हीं अपीलों को ग्रहण करता है जो अपील उच्च न्यायालय के विनिश्चय के उपरांत प्रकट होती हैं। जबकि 136 के अंतर्गत हम क्या पाते हैं कि 136 के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि विनिश्चय जो है वो उच्चतम न्यायालय का हो, बल्कि वो विनिश्चय देश के किसी भी न्यायालय का हो सकता है, एक्सेप्ट अलावा फौजदार जो हमारे सेना न्यायालय हैं उनको छोड़ करके, सिर्फ मार्शल कोर्ट्स को छोड़कर और देश के किसी भी न्यायालय और अधिकरण का वो मामला हो सकता है जिसकी अपील विशेष इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट में 136 के अंतर्गत की जाए। और हम देखते हैं कि 132 से 132 और 133 और 134 जो सिविल मामले और आपराधिक मामलों के बारे में अपील की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, वहाँ पर यह आवश्यक है कि जो विनिश्चय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो विनिश्चय अंतिम होना चाहिए। यहाँ पर जब तक हाई कोर्ट ने अपना अंतिम विनिश्चय नहीं पारित कर दिया है तब तक उस मामले की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सकती। और इसमें 136 में हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर विनिश्चय अंतिम भी हो सकता है और अंतरिम भी हो सकता है, यानी फाइनल जजमेंट भी आया हो तब भी अपील कर सकते हैं, और अगर इंटरलोकेटरी जजमेंट आया है उस आधार पर भी अपील की जा सकती है। हमने दो अंतर देख लिए। एक जो सबसे ही बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है, 133 और 134 में मामला उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, 134 में आपको दो कारण बताए गए हैं जिनसे आप बिना प्रमाण पत्र के भी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, परंतु सामान्य प्रक्रिया क्या है कि जब उच्च न्यायालय अपील करने के लिए इस बात के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय अपील को स्वीकार करेगा। परंतु जब हम 136 के प्रावधानों को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पर उच्च न्यायालय के या किसी भी न्यायालय के प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी प्रमाण पत्र के ही उच्चतम न्यायालय विशेष इजाज़त के द्वारा अपील फाइल करने के लिए परमिशन दे देती है और मामले का विचारण करती है। तो हमने क्या देखा, हमने पाया कि 133 और 134 में भी जो मामले छूट जाएंगे, यानी कि जिन मामलों में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकेगा या फिर जो मामले उच्च न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाएंगे बल्कि कहीं और किसी न्यायालय में, किसी अधिकरण में ही रह जाएंगे और उनके बारे में कहीं न्याय की हानि हो रही है, तो उस स्थिति में क्या है, उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति से, विशेष इजाज़त से क्या कर सकता है, 136 में अपील को स्वीकार कर सकता है और पूर्ण न्याय के सिद्धांत को स्थापित कर सकता है। उम्मीद है आप दोनों के अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। हम कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं जो कि 136 से संबंधित है। 136 में उच्चतम न्यायालय ने एक वाद का नाम था चंद्रवंशी सिंह
वर्सेस बिहार के केस में ये जो है, इसमें ये चीज़ कही उच्चतम न्यायालय ने कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो सिर्फ एक विधि का न्यायालय नहीं बल्कि एक साम्य का न्यायालय है। अगर किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से न्याय नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो उस स्थिति में उसे साम्य के द्वारा उच्चतम न्यायालय जो है न्याय प्रदान कर सकता है, साम्य किस आधार पर कार्य करता है। वैसे तो मैंने कहा मैं अलग वीडियो इसके बारे में बनाऊंगी, पर मैं 2 लाइन में आपको बताना चाहूँगी कि साम्य किस आधार पर काम करता है। अगर आप देखें तो काम करता है समझ के आधार पे, कि आप किसी मामले को देख करके उसमें जो फेयर है, जस्ट है, और जो कॉन्शियस कहता है किसी मामले में कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ उचित है, नेचुरल लॉज के बेस पर जो है इक्विटी काम करता है, साम्य काम करता है। और हमारा उच्चतम न्यायालय भी 136 की अपील लेकर इस आधार पर कार्य कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा उच्चतम न्यायालय ना सिर्फ विधि का न्यायालय बल्कि साम्य का न्यायालय भी है। अब हम बात करेंगे एक केस जिसमें जो साधनाथन वर्सेस अरुणाचलम का केस है। इस केस में एक ऐसा विवाद आया था जहाँ पर, वैसे आपको पता है कि कोई भी आपराधिक मामला होता है तो वहाँ पे एक पक्षकार तो अभियुक्त होता है और दूसरा पक्षकार राज्य होता है। अपराध हम राज्य के विरुद्ध मान, और दोष मुक्ति के मामले में अपील होती भी नहीं है। उस स्थिति में क्या हुआ कि जो व्यक्ति था, वो जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका भाई है जिसने विशेष इजाज़त से अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में अपना आवेदन किया। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ना ही वो व्यक्ति पक्षकार है, ना ही उसने जो है एफआईआर किया था, फिर भी न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष इजाज़त से एक आपराधिक मामले में एक व्यक्ति की अपील को भी स्वीकार कर सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय की 136 के अंतर्गत दी हुई शक्ति कितनी ज़्यादा व्यापक है। हमने बात की कि उच्चतम न्यायालय जो है केवल न्यायालय से ही नहीं बल्कि अधिकरणों से भी किसी भी वाद को उठा करके अपने पास विशेष इजाज़त से अपील स्वीकार कर सकता है। उसके लिए कुछ आधार हैं जिनके द्वारा जो वो उपस्थित होते हैं तभी ऐसा किया जाता है। यहाँ पर भी हम एक केस देख सकते हैं। केस है क्लर्क ऑफ कोलकाता ट्रामवेज बनाम कोलकाता ट्राम कंपनी लिमिटेड 1957 का। इसमें कुछ आधार बताए गए थे जिन आधारों की उपस्थिति में ऐसा होता है कि उच्चतम न्यायालय अधिकरण से अपील लेता है। पहली चीज़, जिस अधिनियम के द्वारा उस अधिकरण की स्थापना हुई है, उस अधिनियम ने उस अधिकरण को जो भी अधिकार प्रदान किए हैं वो अधिकरण उन अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहता है, या फिर उन अधिकारों से आगे बढ़ करके अधिकारों का प्रयोग करता है। यानी या तो वो अपने को प्राप्त शक्ति से बढ़कर अधिक शक्ति का प्रयोग करता है या प्राप्त शक्ति का प्रयोग विचारण में करने में विफल रह जाता है। दूसरी स्थिति, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से वाद में की हुई भूल दिख रही है, यानी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है विचारण में भूल हो गई है। तीसरी बात, जहाँ ऐसा होता है कि नेचुरल जस्टिस के जो भी लॉज होते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। आप जानते होंगे कि प्राकृतिक न्याय के क्या सिद्धांत होते हैं। उदाहरण के लिए दोनों पक्षों को सुनो। अगर दोनों पक्षों को नहीं सुना गया है, यानी कि क्या उच्चतम न्याय क्या है, जो आपके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, उनकी अवहेलना की गई है या फिर उनका प्रयोग गलत तरीके से किया गया है। जो आपके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं उनका प्रयोग गलत तरीके से किया गया। अगर किसी अधिकरण ने किसी विचारण में ये गलतियां की हैं जिन्हें अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो उस स्थिति में क्या है, उच्चतम न्यायालय विशेष इजाज़त से अधिकरण से अपील स्वीकार कर सकता है और उसका विचारण भी कर सकता है, उस पर दिशा निर्देश देकर वापस अधिकरण को भी सौंप सकता है। ठीक है, यहाँ पर अधिकरण में एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो शुद्ध रूप से प्रशासनिक अधिकरण हैं उन्हें हम इसके अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, न्यायालय या न्यायिक कार्य करने वाले अधिकरणों की, जहाँ पे किसी तरीके का विचारण, कोई निर्णय किया जा रहा है किसी मामले से जहाँ पे लोगों के अधिकार और कर्तव्य प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी किसी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सेना न्यायालयों को हमने इस अनुच्छेद में एक अपवाद के रूप में रखा है और उस विषय में हम कोई भी बात नहीं कर रहे। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि विशेष इजाज़त से अपील का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर वास्तव में आपको मेरे पढ़ाने से विषय समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस कंटिन्यू आते ही जाएंगे। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।